डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे फलन क्या होता है। फलन कोई भी दो सेट, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं। एक ये हमारे पास एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है हमारे पास बी। इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें कोई एलिमेंट है ए बी। ठीक है, तो इसमें एक का संबंध, पहले सेट के जो एलिमेंट हैं उनका संबंध सेट बी से होना, जो आपस में इनका संबंध है उसी को हम फलन कहते हैं। मान लीजिए 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध भी बी से है। तो ये जो संबंध है आपस में सेट ए का सेट बी से, इसी को हम फलन कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, तो हम इसे एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, फलन होने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए, दो प्रतिबंध होने चाहिए। एक तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका संबंध बी से होना चाहिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी के एक से ज़्यादा से, एक एलिमेंट से अधिक एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ये एक सेट है ए और दूसरा सेट ये है बी। ठीक है, इसमें 1 है, 2 है और इसमें ए है, बी है और सी है। इस तरीके से ए का संबंध यदि इससे है, एक का संबंध बी से है तो, और 2 का संबंध सी से है, इस तरह का कोई फलन है। तो इसमें ये फलन, पहला कंडीशन क्या है जो मैंने अभी आपको बताया फलन के लिए, कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी से होना चाहिए, वो तो है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का संबंध ए से भी और बी से भी है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये फलन जो है नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेट देख लीजिए। इस तरीके से कोई सेट दिया हो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनमें आपस में संबंध देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ए है, बी है। ठीक है, 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध भी ए से है, 3 का संबंध बी से है, इस तरह का कोई संबंध है। तो ये फलन की दो कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई, कि क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेट बी से होना चाहिए और सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो फलन है, ये फलन होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेट, दो शर्तें जो बताई गई हैं, वो कौन कौन सी शर्तें आपको बताई गई हैं। सेट ए के सभी अवयव का बी के अवयवों से संबंध हो। तो इसमें इस वाले पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेट बी के अवयव से है। और दूसरा कंडीशन है सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट जो है एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित है। इसका मतलब पहला तो सेटिस्फाई है इसमें, लेकिन सेकंड सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि इस तरह का जो संबंध है वो फलन नहीं होगा। और यदि इस तरह का है कोई संबंध कि ए के दो एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट का संबंध सेट बी के किसी एक एलिमेंट से है, तो वो फलन होगा। क्योंकि इसमें देखिए कंडीशन क्या है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है कि सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से संबंधित हो सकते हैं। ये किस प्रकार का फलन होगा, ये बहु एक फलन होगा या मेनी वन फलन होगा। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो ये फलन का कंडीशन है कि फलन होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन। अब देखिए, जैसे फलन के लिए दो कंडीशन है, ऐसे ही मैंने आपको व्युत्क्रमणीय फलन के लिए या इन्वर्स फंक्शन के लिए भी दो कंडीशन बताए थे कि फलन इन्वर्स कब होता है या किसी भी फलन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जबकि फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होता है, यानी 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो। तो पहले 1-1 और ऑन्टो पे प्रकाश डालते हैं कि 1-1 क्या होता है और ऑन्टो क्या होता है। देखिए,
कोई सेट ए हमारे पास इस तरीके का दिया हुआ हो, सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है, इसमें 1 2 3 ए बी सी, ए का संबंध इससे हो गया, 2 का संबंध बी से हो गया, 3 का संबंध सी से हो गया। अब इसमें देख रहे हैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेट बी के हर एक एलिमेंट से है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट से है ना। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से संबंधित है, लेकिन वो भी कैसा है, अलग अलग प्रतिबिंब से संबंधित है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे फंक्शन है इन दोनों के बीच में, और वो कैसा है, एकक है या एकाकी फलन है, या 1-1 जिसको मैंने आपको बताया था क्या है, 1-1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये 1-1 फंक्शन हो गया। इसी तरीके से आच्छादक देखते हैं। अब इसमें आच्छादक के लिए क्या होता है, दूसरा हम एक डायग्राम देखें कि इसी को हम देखते हैं इस तरीके से हो, 1 2 3 कोई एलिमेंट हो सेट ए में और सेट बी है, इसमें ए बी सी और साथ ही साथ डी भी हो, एक का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, दोनों के बीच में फलन है, रिलेशन होगा यानी फंक्शन डिफाइन कर रहा है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि सेट बी में एक एलिमेंट डी एक ऐसा बच जा रहा है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है ये होता है इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी। लेकिन ये वाला फंक्शन देखिए, इसमें देखिए आप क्या दिख रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का संबंध सेट बी के हर एक एलिमेंट से, और इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो ये एकाकी होने के साथ साथ आच्छादक भी है, और जबकि ये आच्छादक नहीं है। तो दूसरा जो कंडीशन आपको बताया गया था फलन के लिए, वो क्या बताया गया था कि फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी हम उसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और डायग्राम देखिए, वन टू थ्री इसमें दिया हो एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट इसमें ए बी और सी दिया हुआ है। तो यहाँ 4 भी ले लीजिए, इसमें 1 का संबंध ए से हो गया, 2 का संबंध बी से हो गया, 3 का संबंध भी बी से हो गया, ठीक है, और 4 का संबंध सी से हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये भी क्या है, फंक्शन है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे 2 एलिमेंट का संबंध बी से है, यानी कि ये 1-1 तो नहीं है ना, ये बहु एक हो गया, ये मेनी टू 1 हो गया। आच्छादक तो है, इसमें इन तीनों के अलावा कोई एलिमेंट बचा नहीं है, लेकिन ये मेनी टू 1 हो गया। तो इस प्रकार का जब फंक्शन होगा तो हम उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनी टू 1 हो गया, 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसमें आप देखिए ये 1-1 होने के साथ साथ आच्छादक भी है। तो इस प्रकार के जितने भी फंक्शन मिलेंगे आपको, उनका हम इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन के लिए होता ये है कि ऐसे कंडीशन में हम इन्वर्स फंक्शन क्यों ज्ञात कर सकते हैं, उसका कंडीशन ये है कि जो संबंध ए का बी से है, इन्वर्स में होता यह है कि उसी को हम जब इन्वर्स तरीके से डायग्राम बनाए तो बी का संबंध भी ए से उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। और प्रदर्शित करने के लिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एकाकी भी है और साथ साथ क्या है, आच्छादक भी है। तो हम इसको लेके चलें तो हम इसका क्या कह सकते हैं कि इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसी डायग्राम को है हम ये इसका इन्वर्स निकालना हो तो हम सेट ए को यहाँ बी कर लें और यहाँ पे सेट ए कर लें, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में भी यही रिलेशन एफ शो करना चाहिए। अब ए बी सी इधर है, ये ए बी सी हो गया, 1 2 3 इधर है, सेट ए में इधर हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ए का संबंध किससे है, उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में ए का संबंध 1 से हो गया, बी का संबंध 2 से हो गया, सी का संबंध 3 से हो गया। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन बताई थी ना कि ए के सभी एलिमेंट का संबंध बी के अवयवों से हो। तो ए का जो पहले वाला सेट है, पहले वाले सेट के तीनों एलिमेंट का संबंध सेट बी के एलिमेंट से किसी ना किसी रूप में है, ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ए का कोई भी एलिमेंट बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो। तो देखिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित हो, यानी दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो यानी इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का फलन है। तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये कैसा है, सेट बी आगे है, ए बाद पीछे है ना, ये इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ये कैसा है, इसका इन्वर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, ये
इस वाले रिलेशन का ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसलिए व्युत्क्रम के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है, एक तो पहला क्या हो, एक एकी हो, और दूसरा क्या हो, आच्छादक हो। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का। कुछ त्रिकोणमितीय फलन, उनका हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों के लिए इनका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, या इनमें हम इन्वर्स कैसे देखेंगे कि इनमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स क्या होगा, उसको देखने के लिए कोई भी एक लेके चलते हैं। एक को मैं समझा दे रही हूँ आपको, तो बाकी आप सारे समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम पहला ही लेके चल रहे हैं साइन। साइन के बारे में देखते हैं। साइन की वैल्यूज़, त्रिकोणमितीय फलन साइन की बहुत सारी वैल्यूज़ आपने चार्ट टेबल में पढ़ी होगी। उसके आधार पे हम यदि मान निकालें, जैसे साइन का हम मान निकालते हैं, साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है? चार्ट टेबल की मदद से आपको याद होगा 1/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और भी बहुत सारे हैं, उसके आधार पे हम यदि देखें साइन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 150 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, और 180 माइनस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं साइन 390 डिग्री। ठीक है, 390 निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन किस रूप में लिख देंगे? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 390 हो गया। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1/2 आएगी। तो आप देख रहे होंगे इसमें साइन 30 का भी मान 1/2 आ रहा है, साइन 150 का मान भी 1/2 आ रहा है, साइन 390 का मान भी 1/2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे कि इसको चतुर्थांश की मदद से समझेंगे आप तो समझ में आएगा आसानी से। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये -π/2 हो गया। तो इसमें यहाँ से यदि हम 30 डिग्री पे देखते हैं, ऐसे ही 45 डिग्री पे वैल्यू होगी। कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट की मदद से आपको दिखाई गई है, बताई गई हैं, तो इस तरीके से 60 डिग्री पे देखते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप देख रहे होंगे, सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो इसमें सेम वैल्यू आएगी, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चतुर्थांश में आपको बताया गया है कि इसमें क्या होता है, सारी जितने भी वैल्यूज़ हैं, साइन कॉस टैन, जितने भी 6 कोऑर्डिनेट हैं, उनकी सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और उसका अपोजिट जैसे सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यदि हम अलग अलग उसमें चार्ट टेबल भी जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के बताए गए हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि वैल्यूज़ जो है वो वेरिएट करती है, मतलब एक ही वैल्यू अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आती रहती है। ये तो इस आधार पे हम इसका अब हम डायग्राम फलन की मदद से, जैसे भी आपको फलन बताया गया ना, तो फलन के आधार पे हम डायग्राम बनाते हैं इसका, जिसको हम बना सकते हैं कि सेट ए में आपके 3 एलिमेंट हो गए ना, कौन कौन से आपने निकाले हैं? एक तो 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, ये सेट ए हो गया, और आपने किसकी निकाली है? 150 डिग्री की निकाली है। ऐसे ही 360 डिग्री की निकाली है, 390। तो इसका मान कितना आ रहा है? इन सब का मान आ रहा है 1/2, यानी कि ये भी इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है, और ये भी इसी से संबंधित है। तो इस चीज़ को हम ऐसे फलन के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये सेट बी हो गया, तो इनके आपस के बीच में एक रिलेशन है ना, एक फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है? वो फंक्शन हो गया, लेकिन कैसा फंक्शन है? आप देख रहे होंगे ये सेट ए के 3 एलिमेंट का संबंध सेट ए के एक ही एलिमेंट से है, यानी कि ये अचर फलन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब इसी को यदि हम अपोजिट डायरेक्शन बनाते हैं तो क्या वो फंक्शन होगा? ये हो गया 1/2। ठीक है, और ये सेकंड आपका सेट हो गया, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट ए। तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री, यहाँ पे हो गया 390 डिग्री।
ठीक है। तो ये 1/2 का संबंध भी इससे हो गया, इसका संबंध भी इससे हो गया और इसका संबंध भी इससे हो गया। तो फलन के लिए अभी आपको मैंने 2 कंडीशन बताई है ना, कौन कौन सी? एक तो सेट ए का, पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले सेट से संबंधित होना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट सेट दूसरे वाले सेट के किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसमें 1/2 जो है वो एक ही नहीं बल्कि 3 एलिमेंट से संबंधित है, यानी तीनों की वैल्यूज़ 1/2 ही आ रही है। तो इसलिए हम इस साइन का जो इन्वर्स है वो हम इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो निकालेंगे कहाँ से, है ना। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हम इस त्रिकोणमितीय फलन साइन का इन्वर्स जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वैसे तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चार्ट टेबल में देखें तो सबकी वैल्यूज 6 जो कोऑर्डिनेट आपको 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको बताए गए हैं उन सबकी वैल्यूज जो है एक दूसरे से अल्टरनेट वो रिपीट करती रहती हैं, बार बार वही वैल्यू आती रहती है ना। लेकिन यदि हम उसके डोमेन को, उसके प्रांत को यदि हम उस पर कोई कंडीशन लगा देते हैं, उसको बांध देते हैं कि यहाँ से इसके बीच में इसकी वैल्यू देखें, तो हम उसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया था ना, इसमें क्या होता है, इसमें सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है। तो यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो 0 से लेके π/2 के बीच में ये सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर इसमें हम आते हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव है, यानी इसमें भी फिर वही सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम वैल्यू है, फिर यही वैल्यू इसमें रिपीट करेगी, ठीक है। लेकिन यदि हम नीचे वाले में देखते हैं 0 से -π/2 के बीच में देखते हैं तो ये वैल्यूज सेम यही वैल्यूज होगी, लेकिन साइन इसमें क्या है, निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव है। इसके अलावा साइन इसमें जो होगा वो क्या होगा, साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ इसके बीच में आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। तो इस आधार पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होगी π/2 से लेकर के -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो जितनी भी साइन की वैल्यू आएगी वो सब क्या आएगी, वो सारी डिफरेंट वैल्यू होगी, सारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इनके यदि हम इनके डोमेन में कंडीशन लगा दें -π/2 से π/2 के बीच में यदि देखते हैं तो साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब वो एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, और हर एक एलिमेंट किसी ना किसी मतलब हर एक साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो आच्छादक भी होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके बीच इन -π/2 से π/2 के बीच में यदि हम इसके डोमेन में ये कंडीशन लगा दें तो हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब डायग्राम की मदद से ही समझें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि हम साइन की वैल्यू ही देखते हैं, साइन 30 की देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम डायग्राम बनाते हैं यदि इस तरीके से, तो पहला सेट आपका ये हो गया, ठीक है, साइन 30 हो गया, दूसरा सेट हो गया आपका 45 का, तीसरा हो गया 60 का। तो इसका यदि हम देखते हैं दूसरे सेट में वैल्यू देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई, साइन 45 की 1/√2 हो गई, ऐसे 90 भी ले लेते हैं, और 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 हो गई, 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये इसके साथ अलग प्रतिबंधित है, इसके साथ अलग संबंधित है, ये भी अलग एलिमेंट से संबंध रखता है, ये भी एक अलग एलिमेंट से संबंधित रखता है। अब इसके अलावा 0 से π/2 के बीच में यदि देखते हैं तो इसके अलावा ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन चारों के अलावा सीढ़ी में कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, 1 भी है, ये जो एलिमेंट है ये 1 भी है, ये जो फंक्शन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो ये 1 भी हो गया और साथ ही साथ ऑन्टो भी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से संबंधित है और साथ ही साथ बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा हुआ नहीं है जो सेट ए के एलिमेंट से संबंधित ना हो। तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी को उल्टा बना के देखें तो समझ में आएगा आसानी से। यदि हम सेट बी को इधर कर लेते हैं, सेट ए को इधर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, √3/2, ये हो गया 1, ये हो गया 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, ये सब डिग्रीज में है, इसको डिग्रीज नोट कर लीजिएगा।
1/2 की संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया। अब देखिए ये भी सारे कंडीशन फलन वाले सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट ए का पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का संबंध बी से है, साथ ही साथ सेट बी ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से साथ संबंधित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका इन्वर्स जो फंक्शन है वो हम याद कर सकते हैं। इसके बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, एफ इन्वर्स का होगा। ठीक है, तो हम इसका यदि हम कंडीशन इसमें लगा दी 0 से π/2 के बीच में, तो हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसी को मैंने लिखा है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रतिलोम है, वैसे तो हम यदि हम उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि उसके प्रांत में कोई कंडीशन लगा दें, कोई प्रतिबंध लगा देते हैं, तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य बाकी त्रिकोणमितीय फलनों का भी हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं उसके डोमेन पे प्रतिबंध लगा करके। तो जब इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू अब देखिए, यहाँ से आप 0 से π/2 के बीच में वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। ठीक उसी तरीके से 0 से -π/2 से 0 के बीच में भी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, क्योंकि इसमें साइन क्या है, नेगेटिव है। तो जो हमारा रेंज बनेगा, जो हमारा रेंज है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरिएट करेगा। पहला जो आपका रेंज मिलेगा वो क्या बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो बाउंडेशन है, यानी पहला बाउंडेशन आपका क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इसके बीच में जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, और इनके बीच में जितने भी मान हैं उनका मान, जो भी फलन है उस फलन का हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखिए, यदि हम इस वाले कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यूज़ आएगी, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यानी π/2 से लेकर के, और इसको जब हम इसमें बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 3π/2। तो π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि साइन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा रेंज हो गया वो π/2 से लेकर के 3π/2 तक, इसके बीच में भी हम साइन की जितनी भी फंक्शंस निकलेंगे उन फंक्शंस का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा -3π/2 से लेकर के, यहाँ पे -3π/2 हो जाएगा, तो -3π/2 से लेकर के π/2 के बीच में भी हम इसका रेंज के बीच में हम साइन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी कॉस, टेन, सेक सबका निकाल सकते हैं। अब जैसे कॉस के लिए है, कॉस के लिए मैं इसी में आपको समझाती हूँ रेंज क्या होगी कॉस के लिए। जैसे यहाँ पे तो 0 से π/2 के बीच में तो कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी तो सारा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ कॉस निगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव है। तो कॉस का जो रेंज आएगा वो रेंज क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। साथ ही साथ यदि हम नीचे वाले कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो इसमें कॉस पॉजिटिव है, यानी सेम वैल्यू हो जाएगी। तो जो दूसरा कॉस का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो रेंज होगा, बाउंडेशन, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। ठीक है, इसको मैं अलग इंक से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला जो रेंज होगा ये कॉस का होगा, तो कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से π/2 के बीच में। तो इसका जो रेंज है वो 0 से π हो गया। ठीक है, अगला जो रेंज आएगा तो इसी तरीके से आगे इस वाले में भी कॉस की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ऐसे ही टेन का देखें, टेन के लिए क्या है, टेन इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे वैल्यूज। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले नोटिस करिएगा 4 चतुर्थांश में ये जो तीसरा चतुर्थांश है इसको आपको हमेशा भूल जाना है। जितनी भी वैल्यूज 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जो भी रेंज आएगा या जो भी इसका मान होगा उसमें इस तीसरे को तो आप एकदम भूल जाइए। जो भी वैल्यूज वेरिएट करेगी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ के बीच में ही रहेगी। जो भी आपका रेंज डिफाइन होगा वो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ के बीच में ही रहेगा। इस थर्ड को तो आप एकदम भूल जाइएगा। ठीक है, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि जब ये चार्ट बनता है तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और चौथा, इसी में आपको घूमना है। जैसे साइन के लिए आपने किस में घूमे, चौथे से पहले में घूम रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। कॉस के लिए आप पहले से दूसरे में घूम रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ हो गई। ये इसका मुख्य मान होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। पहले ये चीज़ों को समझिए कैसे हो गया।
तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कॉस की वैल्यूज़ आएंगी वो सारी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, सारी अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आएंगे तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही tan के लिए देखते हैं, तो tan इसमें पॉजिटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव हो गया, तो tan के लिए tan इसमें निगेटिव है और इसमें निगेटिव है, यानी tan का जो हम लें यहाँ से यहाँ तक भी tan की डिफरेंट वैल्यू होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफरेंट वैल्यू होगी। tan के लिए यदि हम देखें, ये डायग्राम बना है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिफरेंट वैल्यू है और tan की यहाँ से यहाँ तक भी डिफरेंट वैल्यू है। तो अब इनमें से दो एक ही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएंगी ना, तो इनमें हम कौन सा मुख्य चूज करेंगे, कौन सा सही होगा, कौन सा हम लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे कि ये वाला ले चलेंगे। इसमें तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं था, लेकिन tan में कन्फ्यूज़न है, तो हम इसको कैसे दूर करेंगे। tan cot में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ, उसे हमेशा याद रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ऊपर जो है वो sin थीटा है, तो साइन वाला ही रेंज लेके चलेंगे, क्योंकि ऊपर अंश में आपका साइन है, तो इसलिए साइन वाला रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो इसमें भी हम tan के लिए जो रेंज लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे, जो प्रतिबंध -π/2 से sin π/2 ये वाला लेके चलेंगे। जबकि कॉट में क्या होता है, कॉट में cos थीटा अपॉन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसमें जो हम लेके चलेंगे, इसमें कौन सा लेके चलेंगे, cos वाली वैल्यूज़ लेके चलेंगे। तो इसमें कौन सा लेके चलेंगे, 0 से पाई के बीच में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से याद करने का तरीका है, इस तरीके से याद किया जाता है, इस तरीके से याद रखिएगा ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यूज़ नहीं आएगी, थर्ड को तो आप भूल जाइए, जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में ही वेरिएट कर रही हैं। साइन के लिए फोर्थ से फर्स्ट में चलना है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में, कॉस के लिए 0 से लेके पाई के बीच में, tan के लिए भी मैंने बताया ऊपर साइन वाले लेके चलेंगे, यानी -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये दोनों है ना, दोनों में से कौन सा पहले लेके चलेंगे, ये वाला साइन वाला लेके चलेंगे। ऐसे cos के लिए है, cos में ऊपर cos आ रहा है, cot में ऊपर cos आ रहा है, तो cot के लिए कौन सा लेके चलेंगे, 0 से पाई वाला। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं, तो इसी तरीके से इसका रेंज बनेगा। तो ये जो 6 कोऑर्डिनेट आपको बताए गए हैं, साइन cos tan कॉट सेक और कोसेक, इन 6 कोऑर्डिनेट के लिए जो प्रांत और परिसर आएगा, जो रेंज हमें जिसमें बांधना है, जो उसके प्रांत को हमें बांधना है, तो उसमें इन्वर्स फंक्शन का एक मैंने चार्ट टेबल के आधार पर तैयार किया है। तो प्रांत को हम किसके किसके बीच में बांध रहे हैं, साइन के लिए -π/2 से π/2 के बीच में, अभी मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। तो -π/2 से π/2 के बीच में बांध रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में वेरिएट करेगी। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो प्रांत जो है इसमें परिसर बन जाएगा और परिसर प्रांत हो जाएगा। तो इसमें साइन इन्वर्स के लिए जो परिसर है, वो जो साइन x का प्रांत था -π/2 और π/2, वो परिसर इसमें बन जाएगा। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको मैंने चार्ट टेबल में अरेंज किया है और इसी को आपको याद रखना है। ये चीज़ें याद है तो इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी साइन इन्वर्स के लिए जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। ये देखिए क्लोज इंटरवल है, यानी -1 और 1 भी वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और परिसर यानी मुख्य मान जो है वही परिसर है, तो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। इसी तरह कॉस का क्या है, रेंज -1 से 1 के बीच में हो गया और परिसर जो होगा 0 से पाई के बीच में होगा। ये भी मैंने आपको अभी समझाया किस तरीके से होगा, चतुर्थांश के बीच में। tan के लिए -π/2 से वही साइन वाला लेके चलेंगे ना, ऊपर साइन होता है, तो साइन के लिए -π/2 से π/2 के बीच में लेके चलेंगे। लेकिन इसमें ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखिएगा, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि इसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि π/2 और -π/2 पे tan की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए ये ओपन इंटरवल रखा गया है। जबकि यहाँ क्लोज इंटरवल, इसमें ये वैल्यूज़ भी साथ साथ इंक्लूड है, इसमें नहीं है। ठीक है, यानी x की जो वैल्यूज़ है वो प्रांत जो आएगा इसमें वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यूज जो है वो -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन करेगी। यानी -∞ और इन्फिनिटी नहीं होगा, यानी -∞ से बड़ी और +∞ से छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही कॉट का है, कॉट के लिए भी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो cos का हम इंटरवल लेके चलेंगे, इसमें भी ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि इसमें भी 0 और पाई पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इसमें भी जो रेंज आएगा, जो उसका रेंज होगा इन्वर्स में प्रांत बन जाएगा ना, तो इसमें ये प्रांत क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी वैल्यूज़ भी वही है जो tan की हो जाएगी, -∞ से ग्रेटर देन x की वैल्यू होगी और ∞ से लेस देन इसकी वैल्यूज़ होगी। सेक के लिए देखें तो सेक क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा में
सेक थीटा में π/2 जो है इस पे ये अनडिफाइंड होता है, तो इसको हम 0 से पाई के बीच में इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये इसका आपका परिसर मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इस पे जो सेक थीटा है इस अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसमें से इस वैल्यूज़ को घटा देंगे, यानी इसकी जो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, x की वैल्यूज़ एक से जितनी भी एक x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू होगी, या फिर x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी इसमें ज़ीरो नहीं आएगा। इस पूरे को आप समझिए तो क्या होगा, इसमें ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी, ज़ीरो छोड़ करके सारी वैल्यूज़ होंगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे परिसर में लिखी है कि इसमें π/2 जो है वो माइनस कर दी जाएगी। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी -∞ ओपन इंटरवल है इधर और इधर क्लोज है, तो -∞ से लेके -1 का जो बीच का मान है वो, और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो मान है वो, इन दोनों का यूनियन जो होगा वही। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, दोनों सेम रेंज है। ठीक है, तो ये प्रांत और ये प्रांत दोनों का प्रांत सेम है, चाहे इस रूप में समझें चाहे इस रूप में समझें। कहीं कहीं आपको इस रूप में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इस रूप में लिखा मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों ही चीज़ें एक हैं, यानी कि ज़ीरो छोड़ करके एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी होंगी। ठीक है, ऐसे कोसेक के लिए, कोसेक में ज़ीरो पे जो है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो इसमें हम ज़ीरो माइनस कर देंगे, बाकी ये साइन वाला ही रहेगा। कॉस में भी π/2 पे अनडिफाइंड है, तो इसमें से हम π/2 वाला माइनस कर देंगे, बाकी ये कॉस वाला ही वैल्यूज़ रहेगा। तो ये परिसर, और ये जो परिसर है यही मुख्य मान है, प्रिंसिपल मान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इंटरवल बहुत सारे आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल साइन के लिए मैंने आपको बताया π/2 और π/2 के बीच में -π/2 और π/2 के बीच में एक इंटरवल फाइंड हुआ, फिर दूसरा इंटरवल, अल्टरनेट ऐसे फाइंड होता रहेंगे, बहुत सारे इंटरवल आपको मिलेंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए। तो उसमें जो मेन है, जो प्रिंसिपल है, जो पहला वैल्यू है, उसी को हम एक वैल्यू को लेके चलेंगे और वही उसका मुख्य मान होता है। इसी के बीच में ही सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार होती रहेंगी, तो उसी आधार पे हम इसका त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ फार्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब इसमें देखिए, आप ध्यान देख रहे होंगे इस चार्ट टेबल में दो कैटेगरी आ रही है, एक तो इंटरवल आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच का इंटरवल, और दूसरा इंटरवल आ रहा है 0 से π। तो ये दोनों को अलग अलग याद करिएगा, किसका किसका 0 से पाई होता है, किसका किसका -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है, क्योंकि ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में, इन्वर्स निकालने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे एक अलग से फार्मूला नोट किया हुआ है, और ये आप ध्यान रखिएगा सेट के रूप में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि फार्मूले जब एक साथ याद किए जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर चार्ट में, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये तीन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जिनका कि इनवर्स किसके बीच में रह रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में रह रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है। ऐसे ही इन तीनों का 0 से पाई के बीच में वेरिएट कर रहा है। तो दोनों के लिए चीज़ें, कंडीशन अलग अलग हैं। जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी तो ये चीज़ें समझाऊंगी कि मैंने आपको अलग क्यों याद कराया, कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में इन तीनों की, और कॉस्ट, कॉट और सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो 0 से पाई के बीच में वेरिएट कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, वो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमितीय मान आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, याद रहना चाहिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसी में दे रही हूँ। साइन -θ, इसकी वैल्यू होती है -sin θ, कॉस -θ डैट इज इक्वल्स टू cos θ, tan -θ -tan θ, कॉट -θ -cot θ, सेक -θ सेक थीटा, और कोसेक -θ इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉस और सेक, ये देखिए आप, कॉस और सेक, ये दो वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कि माइनस में भी पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सब में माइनस बाहर हो जा रहा है। ये याद करने का ट्रिक है, ट्रिकी मेथड से आप याद करेंगे चीज़ों को, फॉर्मूलों को, तो हमेशा याद रहेगा। इसमें आप देखिए -θ यदि हम ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, सब में माइनस बाहर आ जा रहा है, जबकि कॉस और सेक में वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जा रहा है।